So welcome back again to Chauhan IAS Academy. So this is our political science video of chapter number 5 contemporary South Asia. So देखते हैं इस चैप्टर में, लेट्स कंटिन्यू। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि साउथ एशिया है क्या। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। द वर्ड साउथ एशिया सिग्निफाइज इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़: इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ये 7 कंट्रीज साउथ एशिया के अंदर आती है। चाइना इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेयर बट नॉट कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। चाइना एक अच्छा प्लेयर माना जाता है साउथ एशिया का, लेकिन होते हुए भी साउथ एशिया के अंदर नहीं है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। साउथ एशिया में 7 कंट्रीज़ आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। अभी हम देखते हैं कि साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ है, किसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रह चुका है, किसी के अंदर डेमोक्रेसी है, किसी के अंदर मिलिट्री रूल है, बट बाद में डेमोक्रेसी आ जाती है। तो पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी कैसे एक साथ चल रहा है। मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी आर द 2 फेजेस ऑफ सेम कॉइन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल भी है और डेमोक्रेसी भी है, कॉइन के 2 फेसेस की तरह है। कभी डेमोक्रेसी आ जाती है तो कभी मिलिट्री रूल आ जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है। पहले जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ था तो तब से ही वहाँ पे मिलिट्री रूल बना था। पहले मिलिट्री रूल आता है, वहाँ पे होते हैं जनरल अयूब खान, बट देयर वाज पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट दिस रूल। लेकिन जनरल अयूब खान से वहाँ के लोग खुश नहीं रहते तो वो डिफीट हो जाते हैं, याह्या खान उन्हें डिफीट कर देते हैं। फिर से मिलिट्री रूल आता है, जनरल याह्या खान आते हैं, लेकिन वो 2 कंडीशन को फेस करते हैं। फर्स्ट आता है बांग्लादेश क्राइसिस, सेकंड आता है वॉर विद इंडिया। बांग्लादेश क्राइसिस आपको पता है 1971 में होता है, शेख मुजीबुर रहमान आपको पता होगा। और वॉर विद इंडिया उसी टाइम पे इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ वॉर हो जाता है 1971 के अंदर। फिर याह्या खान के बाद आते हैं डेमोक्रेसी। याह्या खान के बाद डेमोक्रेसी आती है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो होती है। और 1971 टू 1977 जैसे ही याह्या खान डिफीट होते हैं तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ जाती है, वो डेमोक्रेसी से आती है। उसके बाद मिलिट्री रूल आता है, जनरल जिया उल हक आते हैं, 1977 के अंदर आते हैं। ही फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इन 1982 ऑनवर्ड्स। लेकिन वहाँ पे जिया उल हक फेस करते हैं, एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करते हैं जो कि वहाँ के लोग ही चलाते हैं उनके अगेंस्ट में। उसके बाद फिर से डेमोक्रेसी आती है 1988 ऑनवर्ड्स, उसमें बेनज़ीर भुट्टो आती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से मिलिट्री रूल आता है जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ आते हैं 1999 के अंदर। देखो 2000 में क्या हुआ था कि नवाज शरीफ आते हैं और वो परवेज़ मुशर्रफ को डिफ़ीट कर देते, लेकिन फिर से परवेज़ मुशर्रफ आके नवाज शरीफ को डिफ़ीट कर देते हैं और खुद एक प्रेसिडेंट भी बनते हैं और जनरल भी बनते हैं। मीन्स दोनों पावर होती है परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में और वो बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट भी होते हैं और मिलिट्री रूलर के भी जनरल होते हैं। सो तब से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन देखते हैं कब तक चलती है। देखो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी मिलिट्री आ जाती है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, तो क्यों होता है ऐसा। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग स्टेबल गवर्नमेंट। पाकिस्तान क्यों बार बार फेल हो जाता है एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, ऐसे क्या क्या रीजंस आते हैं। पहला आता है सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री एंड क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी हैड लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो ये मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी है, इनका ही दबदबा रहता है, यही उनकी ही वहाँ पे चलती है, इसलिए वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने नहीं देते। जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है तो वो उठा के फेंक देते हैं। सेकंड आता है कन्फ्लिक्ट विद इंडिया। देखो इंडिया के साथ हमेशा पाकिस्तान का कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट रहा ही है, अभी भी है, तो ये भी एक रीज़न होता ही है। कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द पैरामिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। देखो इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस तो ऑलरेडी पावरफुल है ही, लेकिन इंडिया के साथ जैसे ही उनका कन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान की आर्मी भी पावरफुल बन जाती है। तो वो भी यही बताते हैं, दीज ग्रुप्स हैव ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आर फ्लॉड। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो फ्रॉड है, उनके बस की कुछ भी नहीं है
तो वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी ही पाकिस्तान की ये बात बताती है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही वीक है। सो ये हो गया। और थर्ड आता है लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट लाइक यूएनओ। पाकिस्तान को कभी भी इंटरनेशनल सपोर्ट मिला ही नहीं है। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी रूल इन पाकिस्तान हैज़ फर्दर इनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। पाकिस्तान को कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है लाइक यूएसए, जापान, रशिया, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट दिया नहीं कि वो मिलिट्री रूल को हटा के डेमोक्रेसी बना सके, एक अच्छी सरकार बना सके। द यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव इनकरेज द मिलिट्री रूल इन द पास्ट ऑफ देयर ऑन रीजन। यूएस और अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो भी यही कहती है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल ही होना चाहिए। उनके पास्ट को देखते हुए एक ओन रीज़न बन चुका है पाकिस्तान की, वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी ही नहीं चाहिए। लास्ट फाइनल, ग्लोबल इस्लामिक टेररिस्ट। आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। देयर इज़ अ फियर द थ्रेट कॉल्ड ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म अप्रीहेंशन। आपको पता है कि पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म माना जाता है ग्लोबल इस्लामिक एक्टिविटीज़ का। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है टेररिस्ट से रिलेटेड वो सारी पाकिस्तान ही कराता है। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एप्रीहेंशन दैट पाकिस्तान न्यूक्लियर आइसोलेशन माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ दीज टेररिस्ट ग्रुप्स। पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ पे मिलिट्री रूल ही बना रहे, क्योंकि अगर सरकार आ गई, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, तो जो पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं वो टेररिस्ट के हाथ लग जाएंगे। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री रूल ही रहता है ताकि जो उनके वेपन्स हैं वो छिपे रहे, टेररिस्ट के हाथ ना लगे। सो अभी के लिए आप इतना ही याद करें, क्योंकि यही करोगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि डिटेल में बताने से आप भूल जाओगे। सो थैंक यू।